एक पावरफुल इंसान कैसे बना जाता है। लोमड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि वो बिछाए हुए जालों को अच्छे से पहचान सकती है, लेकिन भेड़ियों से अपना बचाव नहीं कर सकती। यानी कि उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो भेड़ियों से बच सके। दूसरी ओर लायन मतलब शेर, जिसे पावर तो दिखानी आती है, वो जंगल के जानवरों को डरा सकता है, लेकिन शिकारी से और उसके बिछाए हुए जाल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। अगर सच में किसी को पावरफुल बनना है तो उसके अंदर लोमड़ी और शेर दोनों की क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है। मैकियावेली ने पावरफुल रूलर बनने के लिए दो और तरीके बताए हैं। ये है स्टोरियस, और आज हम सुनाएंगे आपको द प्रिंस बुक समरी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि एक रूलर बनता है अपने लक से और दूसरा बनता है ब्रेवरी से। अब जिन दो तरीकों को मैं बताने जा रहा हूँ वो पहले वाले दो तरीकों से बिल्कुल अलग हैं। तो इन नए तरीकों में से पहला तरीका है कि कोई क्रिमिनल माइंड वाला इंसान चालाकी से रूलर बन जाए। इसे हम डिक्टेटरशिप कहेंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिक्टेटर रहा एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन वर्क्स पार्टी से जुड़ गया, जिसे बाद में नाजी पार्टी बना दिया गया। ऑस्ट्रियाई मूल के हिटलर ने 1914 में बवेरिया के राजा लुडविग III से परमिशन लेकर खुद को जर्मन आर्मी की बवेरियन रेजिमेंट में भर्ती करा लिया। हालांकि तब भी वो जर्मन नागरिक नहीं था। 1933 में जर्मन प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी, जिसके मेंबर्स को नाजी कहते थे और पार्टी को नाजी पार्टी। 1930 के डेकेड की स्टार्टिंग में जर्मनी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल संकट में था। सितंबर 1930 में जर्मनी में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए। नाजियों को 18% तक वोट्स मिले। एडोल्फ हिटलर और नाजियों ने एक स्ट्रॉन्ग जर्मनी बनाने का वादा करके फॉलोवर्स का ट्रस्ट जीत लिया। हिटलर ने वादा किया कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खोए हुए जमीनी हिस्से को फिर से वापस लेंगे। नाजियों ने लोगों के डर और फेथ के साथ खिलवाड़ किया। ऐसा नहीं था कि 1933 में जब हिटलर को चांसलर बनाया तो वो तुरंत ही तानाशाह बन गया। तब भी जर्मनी में डेमोक्रेटिक रूल ही लागू था। तो ये एग्जाम्पल था कि कैसे कोई क्रिमिनल तरीके से एक तानाशाह बन सकता है। मैकियावेली ने एक दूसरा तरीका ये बताया है कि किसी सिटी का फेवरेट सिटीजन अपने फेलो सिटीजन्स की मर्जी से वहाँ का रूलर बन सकता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कोई कैंडिडेट इलेक्शन में निर्विरोध चुन लिया जाता है, उसके सामने कोई ओपोजिशन में होता ही नहीं। इस दूसरे तरीके में कोई इंसान भी हो सकता है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। मैकियावेली ने बताया कि किस तरह से चर्च की प्रॉपर्टीज बाकी लोगों की प्रॉपर्टीज के मुकाबले कैसे सेफ रहती हैं। चर्च की प्रॉपर्टीज को हाई प्रोफाइल लोगों से भी सेफ्टी दी गई। भगवान की जगह होने की वजह से उस पर अटैक होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होती थी। मैकियावेली का कहना है कि जब कोई रूलर लोगों की हेल्प से गद्दी को पाता है तो उसे अपनी फ्रेंडशिप को बनाए रखने के लिए काम करने चाहिए, क्योंकि लोगों ने उसे गद्दी पर इसलिए बैठाया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन पर किसी तरह का अत्याचार किया जाए। और जब कोई भी रूलर हाई प्रोफाइल लोगों की हेल्प से गद्दी पर बैठता है तब सत्ता हाथ में आने पर उसे नॉर्मल जनता को अपने फेवर में करने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई इस तरह का रूलर गद्दी पर बैठता है जिसका जनता विरोध कर रही थी और वही रूलर आकर जनता के लिए काम करने लगता है तो जनता उसे सपोर्ट करती है। लोगों को भी लगना शुरू होता है कि शायद वो गलत थे और नया रूलर अच्छा है। मैकियावेली कहते हैं कि चर्च को भी अपने फेवर में रखने से सत्ता में शासन करना आसान होता है। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि पोप अलेक्जेंडर 6 ने अपने बेटे को इटली का शासक बनाया और अलेक्जेंडर 6 ने अपने बेटे की विजय और उसके एम्पायर एक्सपेंशन के जरिए अपने चर्च की पावर को भी बढ़ाया। अब स्टेट की पावर में पोप का बहुत बड़ा हिस्सा था और आने वाले पोप को भी उसका बहुत फायदा हुआ। मैकियावेली ने द प्रिंस बुक के अंदर कैथोलिक चर्च के क्रिटिसिज्म से अपने आप को बचाया है। यहाँ तक कि उन्होंने पोप लियो की भी तारीफ की, जो रॉयल फैमिली मेडिसी का रिलेटिव था। मैकियावेली ने कानून और हथियारों के शेयर्ड इम्पोर्टेंस पर जोर दिया है। वो कहते हैं कि एक अच्छा स्टेट या एम्पायर बनाने के लिए कानून और हथियार अच्छे होने चाहिए। जो आर्मी रेंट पर लाई जाती है उसे वो वफादार नहीं बताते। उनका कहना है कि ऐसे सैनिक कभी भी रिवोल्ट कर सकते हैं। अगर सैनिक आम नागरिक से आता है तब उसके अंदर एक देशभक्ति की भावना होगी
और वो स्टेट के साथ किसी तरह की गद्दारी करने से भी हेजिटेट करेगा। मैकियावेली मोनार्की में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करते हैं। जैसे किसी स्टेट को दूसरे स्टेट की आर्मी की ज़रूरत पड़ जाती है और वो उन्हें एक हेल्पर के तौर पर बुला लेते हैं। ऐसे में तब स्टेट की सेना हेल्पर सेना को लेकर एनिमी का सामना करने जाती है और मान लीजिए कि स्टेट की सेना एनिमी से हार जाती है, लेकिन जो हेल्पर सेना है वो जीत जाती है। तब कंडीशन ऐसी बन सकती हैं कि जिस हेल्पर सेना को उन्होंने बुलाया था उस स्टेट के अंदर प्रिंस को काम करना पड़े। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैकियावेली ने पॉप जूलियस का एग्जाम्पल दिया है। जब जूलियस ने एक हेल्पर सेना को बुलाया एनिमी का सामना करने के लिए, तब वॉर में जूलियस की अपनी सेना हार गई, लेकिन किस्मत देखिए कि हेल्पर सेना भी जीत नहीं पाई और कुछ अलग कंडीशंस की वजह से एनिमी को पीछे हटना पड़ा। यहाँ पर पॉप जूलियस की किस्मत अच्छी थी कि उनका राज्य उनके हाथ में ही रहा। वो सब कंडीशंस की वजह से हुआ। अगर दुश्मन की सेना के साथ हेल्पर सेना जीत जाती तो यकीनन पॉप जूलियस को अपनी हेल्पर सेना के स्टेट के अंडर काम करना पड़ता। मैकियावेली का मानना है कि रेंट पर जो सेना बुलाई जाती है उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक ये हेल्पर सेनाएं होती हैं। मॉडर्न टाइम में तो ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर कोई छोटा देश किसी बड़े देश से फाइट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसे किसी बड़े देश से ही हेल्प चाहिए होगी। ऐसे में जो भी कंट्री हेल्प करने के लिए आएगी वो अपना बेनिफिट जरूर देखेगी। मैकियावेली का कहना है कि एक कॉन्शियस रूलर अपनी सेना के साथ हारना पसंद करेगा, ना कि सपोर्टिव सेना के साथ जीतना। आज के टाइम में नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने नागरिकों के लिए एक रूल बनाया है कि हर 19 से 44 साल का आदमी एटलीस्ट एक टाइम आर्मी में अपनी सेवा दे। थाईलैंड, टर्की और यूएई जैसी कंट्रीज भी इस तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं। उनमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। इन कंट्रीज के लिए ये करना इसलिए फायदेमंद होगा कि ज़रूरत पड़ने पर ये अपने नॉर्मल सिटीजन्स में से लोगों को एज सोल्जर्स हायर कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको यहाँ इसलिए बताई क्योंकि मैकियावेली ने एक रूलर का वॉर स्किल्स में एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी बताया है। यहाँ तक कि उन्होंने उस टाइम के सिटीजन्स के लिए भी कुछ इसी तरह की एडवाइजरीज लिखी हैं। मैकियावेली ने ह्यूमन नेचर की स्टडी करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अगर कोई रूलर बहुत ही ज़्यादा वर्चुअस है, बहुत जेंटल है, तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं। इस तरह के नेचर के साथ वो बुरे लोगों से डील नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन में सत्ता उसके हाथ से बुरे लोगों के हाथ में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैकियावेली का यहाँ ये कहना बिल्कुल नहीं है कि एक राजा का बुरा होना जरूरी है। उनका कहना ये है कि एक राजा को बुराई को पहचानना आना चाहिए, थोड़ी चालाकी भी आनी चाहिए जिससे वो अपने ओपोनेंट्स को हरा सकें। साथ ही साथ एक अच्छे रूलर को खराब रेपुटेशन से बचना चाहिए। मैकियावेली का कहना है कि सोसाइटी में जो चीज़ें वर्चुअस नज़र आती हैं कई बार वो राजा को बर्बाद कर सकती हैं, और दूसरी ही तरफ सोसाइटी में जिन चीज़ों को बुराई माना जाता है वो राजा के लिए प्रॉस्पेरिटी और सेफ्टी ला सकता है। मैकियावेली ये भी कहते हैं कि एक रूलर को कंजूस होना चाहिए, पर ऐसे रूलर को सोसाइटी में कंजूस दिखने से बचना होगा। पॉप जूलियस सेकंड, जब तक जूलियस सेकंड को पॉप नहीं बनाया गया था तो इलेक्शन के दौरान उन्होंने किसी तरह की कंजूसी नहीं बरती। जैसे ही उन्हें पॉप बनाया गया उसके बाद उन्होंने कंजूसी बरतना शुरू कर दिया। ऐसे में वो लोगों के नज़र में कंजूस भी नहीं कहलाए और उन्होंने अपने पैसे को बेकार के कामों में खर्च होने से बचा लिया। जो रूलर अपने पैसे को अंधाधुंध बिना सोचे समझे लुटाता है वो एक ना एक दिन बर्बाद जरूर होता है। वैसे तो ये चीज़ हर एक पर लागू होती है। हमें नॉर्मल लाइफ में भी पैसे को थोड़ा सोच समझ कर ही खर्च करना चाहिए। कंजूसी को सोसाइटी में सेंचुरीज से एक बुराई के तौर पर देखा जाता रहा है। एक रूलर के लिए अपना रूल बनाए रखने के लिए कंजूसी बहुत ज़रूरी है। पर दूसरी ही ओर मैकियावेली ये कहते हैं कि जो रूलर बाहर जाकर किसी तरह के मूवमेंट चलाते हैं, दूसरे स्टेट्स पर कब्जा करते हैं, वहाँ की प्रॉपर्टी को लूटते हैं, उन्हें अपने एम्पायर में उस लूटे हुए खजाने से कुछ पैसा लोगों में जरूर बांटना चाहिए। ऐसा जूलियस सीजर, साइरस और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने किया था, क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का कोई नुकसान नहीं किया, ना उन्होंने अपना पैसा खर्च किया। उन्होंने तो बस लूटे हुए पैसे में से
लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे जनता के बीच एक उनकी अच्छी छाप पड़ी। पर यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने पैसे में से कुछ खर्च नहीं किया। तो सीधे तौर पर मैकियावेली ये कह रहे हैं कि आप उदार बनो, लेकिन लूटे हुए पैसे से। मैकियावेली आगे ये बताते हैं कि एक राजा को अपनी रेपुटेशन एक क्रूअल राजा के बजाय कंपैशनेट राजा की तरह से बनानी चाहिए। कंपैशन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर हो। रोमाग्ना इटली का एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसे सेसारे बोर्गिया ने क्रूएलिटी के जरिए यूनाइट किया। अब यूनाइट करने पर तो उसकी पॉपुलैरिटी होने लगी कि उसने स्टेट के लिए अच्छा काम किया, तो लोग उसकी क्रूएलिटी को भूलकर उसे एक कंपैशन का नाम देने लगे। मैकियावेली को सेसारे बोर्गिया की क्रूएलिटी में भी कंपैशन दिखाई देता है, पर नए रूलर के लिए मैकियावेली ये कहते हैं कि अगर वो क्रूएलिटी का सहारा लेता है तो उसके लिए क्रूअल राजा वाली इमेज से बचना मुश्किल है। एक रूलर अगर अपनी सेना को कमांड करता है तो उस कंडीशन में उसका क्रूअल होना सेना को डिसिप्लिन ही करेगा। दूसरी ओर अगर सिटीजन्स से उसका कॉन्वर्सेशन होता है, उस कंडीशन में उसे अपनी क्रूएलिटी को नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ हम क्रिमिनल्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिमिनल्स को तो क्रूएलिटी के साथ ही ट्रीट किया जाता है। एक रूलर लोगों में अपना डर एक लिमिट तक ही पैदा कर सकता है, अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो लोग रेवोल्यूशन तक कर सकते हैं। मैकियावेली लड़ाई करने के दो तरीके बताते हैं, एक पावर से, दूसरा लॉ से। लॉज के बेसिस पर फाइट करना ह्यूमन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जाता है। फोर्सफुली और ताकत से लड़ाई करना ये जानवरों का तरीका है। मैकियावेली कहते हैं कि एक रूलर को जानवरों की तरह लड़ना आना चाहिए, क्योंकि लॉ के तरीके से लड़ना उसके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग हो सकता है, और जरूरी नहीं कि उसे वहां पर जीत मिले। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एंशियंट टाइम में किस तरह से एक्लीज प्रिंसेस को सेंटोर्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती थी। सेंटोर्स आधे इंसान और आधे जानवर होते थे। मैकियावेली ने ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें कितना सच है कितना झूठ ये नहीं पता। जानवरों के तरीके से लड़ने के लिए भी मैकियावेली दो जानवरों का नाम स्पेशली बताते हैं, एक फॉक्स और दूसरा शेर। एक चालाकी का सिंबल है और दूसरा बॉडी पावर का। किसी भी रूलर को लोगों की हेट से बचना चाहिए। अगर एक रूलर जनता की प्रॉपर्टी और उनकी औरतों पर गलत तरीके से निगाह नहीं रखेगा तो लोग उसे हमेशा प्यार करेंगे। इसके बजाय वो अपनी पावर को शोकेस कर सकता है, वो दिखा सकता है कि किस तरह से वो अपनी जनता की सेफ्टी करने के लायक है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैकियावेली बोलोग्ना के प्रिंस एनीबेल के खिलाफ केनेस्की के षड्यंत्र को बताते हैं। बोलोग्ना के केनेस्की फैमिली ने एनीबेल को मार डाला। एनीबेल की फैमिली में बस एक छोटा बच्चा जियोवानी ही बचा। जनता को जब पता चला तो उन्होंने केनेस्की फैमिली को पकड़कर खत्म कर दिया। जियोवानी बहुत छोटा था, उसकी जगह पर एक रीजेंट ने तब तक काम किया जब तक जियोवानी सरकार संभालने लायक नहीं हो गया। प्रिंस एनीबेल के मारे जाने पर भी किस तरह से लोगों ने अपने नए राजा के बड़े होने का इंतजार किया, क्योंकि एनीबेल का जनता में अच्छा खासा रुतबा था, लोग उसे प्यार करते थे। एक अच्छा रूलर पैसे वाले लोगों को हमेशा अपने करीब रखता है, उन्हें कभी नाराज नहीं करता। जब कोई रूलर कोई काम करता है तो जरूरी नहीं कि वो सभी लोगों के लिए फायदेमंद होगा। वो किसी एक ग्रुप के लिए फायदेमंद हो सकता है तो दूसरे ग्रुप को नाराज भी कर सकता है। तो यहाँ पर कोई काम अच्छा या बुरा नहीं है। बेसिकली राजा को ये डिसाइड करना है कि किस तरह से सारे ग्रुप्स के बीच में एक बैलेंस बना रहे और उसका काम भी हो जाए। लूसियस सेवेरस जो कि एक रोमन एम्परर थे, उन्होंने भी लोगों पर अत्याचार किया, लेकिन उनकी एक खूबी थी कि उन्होंने अपने सोल्जर्स से फ्रेंडशिप बनाकर रखी। सेवेरस का अंत बुरा नहीं हुआ, लोगों के बीच में वो एक ब्रेव किंग की तरह पॉपुलर थे। सेवेरस को छोड़कर उस टाइम में जितने भी ऐसे किंग थे जो क्रूर थे, उनका अंत बुरा हुआ। मैकियावेली ने सेवेरस में लोमड़ी और शेर दोनों के गुण दिखाए हैं। एक नया किंग होते हुए भी उसने बहुत चालाकी से काम किया। उसने सैनिकों को अपनी तरफ मिलाया जिससे कि वो कभी विद्रोह ना कर सके और उन्हें सेटिस्फाई रखा, और आम जनता को तो ऐसे में कंट्रोल करना इजी होता ही। एंटोनिनस सेवेरस का बेटा था और जब उसके हाथ में सत्ता आई तो उसने अपने पिता की तरह से ही चालें चली।
सैनिकों को अपनी ओर मिलाया, लेकिन जनता पर क्रुएलिटी का शासन चलता रहा। पर यहाँ उससे गलती हुई, उसने क्रुएलिटी की सारी हदें पार कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसकी रेपुटेशन खराब होने लगी, लोग उससे हेट करने लगे और एंड में सिचुएशन इतनी हेटफुल हो चुकी थी कि उसके अपने एक सैनिक ने ही उसकी हत्या कर दी। एक स्टेट पर किस तरह से सिक्योर होल्ड बनाया जाता है उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कुछ रूलर्स अपनी जनता से हथियार छीन लेते हैं, वहीं दूसरे कुछ राजा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हैं, जैसा कि अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनीज में किया था। यहाँ मैकियावेली ये कहते हैं कि किसी भी तरीके पर ये बोलना कि ये पूरी तरह से सही है, ये गलत होगा। हर स्टेट की कंडीशंस अलग अलग होती हैं और हर राजा अलग होता है, तो उसे कौन सी पॉलिसी सूट करेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है। मैकियावेली ने बताया कि किसी भी नए राजा ने तब तक किसी भी नए राज्य को हथियाने के बाद वहां के नागरिकों से हथियार नहीं छीने, बल्कि उसने लोगों को वेपन्स दिए। इस वजह से लोग राजा के वफादार भी बन जाते हैं। अगर कोई राजा अपने लोगों से वेपन्स ले लेता है तो इसका मतलब कई बार ये लगा लिया जाता है कि राजा को अपनी ब्रेवरी पर डाउट है। एक एम्परर को या रूलर को लोगों से सम्मान कैसे मिले, इस क्वेश्चन पर मैकियावेली ने ये कहा कि रूलर को एक के बाद एक कैंपेन, विक्ट्रीज और बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स दिखाने होंगे जिनको देखकर लोग उसका सम्मान ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देंगे। इसके लिए उन्होंने किंग फर्डिनेंड ऑफ एरागोन का एग्जाम्पल दिया है, जिसे वो एक नया प्रिंस मानते हैं। सबसे पहले फर्डिनेंड ने साउथ स्पेन को जीता, जिसने उसकी पावर की फाउंडेशन को रखा। फर्डिनेंड ने अपने स्टेट को यूनिफाई करने के लिए अफ्रीका, इटली और बहुत सारे स्टेट्स पर अटैक किया, जिसमें उसने रिलीजन का यूज किया। धीरे धीरे एक के बाद एक अचीवमेंट्स मिलती चली गईं और लोग उसका सम्मान अपने आप ही करने लगे। अगर एक राजा को अपना रूल अच्छे से करना है तो उसके मंत्री अच्छे होने चाहिए। आपने अकबर बीरबल की कहानी तो जरूर सुनी होंगी, उनमें कितनी सच है कितनी झूठ ये किसी को नहीं पता, लेकिन उन कहानियों से हमें ये सीखने को मिलता है कि किस तरह से चापलूस एक अच्छे मंत्री को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मैकियावेली भी कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं कि आपके आसपास अच्छे मंत्रियों के साथ साथ कहीं ना कहीं चापलूस भी होंगे जो आपका नुकसान ही करेंगे। आपको उन्हें पहचान कर अपने मंत्रिमंडल से दूर करना है। एक राजा को अपने मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे योग्य सलाहकारों को रखना चाहिए जिन पर वो विश्वास कर सके, फिर चाहे चापलूस कितनी ही बातें करते रहें उसका कोई असर नहीं होगा। दूसरी ओर मैकियावेली ने रूलर्स को एक और बात के लिए अलर्ट किया है कि कभी भी अपनी योजनाओं को इतना भी सीक्रेट मत रखो कि लोग आप पर यकीन न करें। अपने मंत्रिमंडल को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। एक रोमन एम्परर मैक्सिमिलियन जो कभी भी अपनी प्लानिंग्स को किसी के सामने रिवील नहीं करता था, किसी को पता नहीं होता था कि उसका अगला स्टेप क्या होने वाला है, और जब भी वो अपनी प्लानिंग को इन प्रोग्रेस करता तो उसे लोगों का विरोध झेलना पड़ता। इसीलिए पार्लियामेंट्स में रूल्स अप्रूव होते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं, उन पर काफी लंबी डिबेट्स होती हैं, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। एक रूलर को एडवाइस की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। मैकियावेली ने कहा कि ए प्रिंस हु इज नॉट हिमसेल्फ वाइज कैन नॉट बी वेल एडवाइज। एक राजा अगर पूरी तरह से बुद्धिमान नहीं है तो उसे कोई सलाह देना भी बेकार है। जब कोई रूलर इतना बेवकूफ़ हो कि उसे पता ही नहीं है कि किस तरह से प्लानिंग करनी है, तो कोई चालाक आदमी उसके कामों में इंटरफेयर कर सकता है, यहाँ तक कि पूरा कंट्रोल भी ले सकता है। लास्ट चैप्टर में मैकियावेली ने इटली के बारे में बात की है कि वहाँ का फ्यूचर कैसा हो सकता है, किस तरह की पावर्स वहाँ ग्रो कर सकती हैं, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज को बताया है। तो यहाँ पर मैकियावेली की लिखी हुई बुक द प्रिंस की बुक समरी का पार्ट 2 भी खत्म होता है। तो आपको ये बुक समरी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फर्स्ट पार्ट का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप स्टोरीज पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।